नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत है आपका मैनर बेंच पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस सेशन। एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, मुझे भी पता है, आप और हम मिलकर कर रहे हैं क्लास हमारी 8th की जो मैथ्स है उसको एकदम स्ट्रॉन्ग करने की यहाँ पे कोशिश। और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फिलहाल के लिए हमारी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसकी जो बड़ी दीदी है, उसकी जो आदरणीय रिस्पेक्टेड एल्डर सिस्टर है जिनका नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसको हम कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास। और अब तक हम काफी सारे चैप्टर्स कर चुके हैं खत्म। और अभी हमने कुछ दिनों पहले एक नया सेशन शुरू किया जिसमें हमने देखा था चैप्टर क्रमांक यूनिट 7 जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, आइडेंटिटीज एंड फैक्टराइजेशन। अब आपने इसका जो प्रथम सेशन है वो देख लिया होगा जिसमें हमने बेसिक्स को कवर किया है और सारे एग्जांपल्स को भी एक बार सॉल्व करने का प्रयास किया ताकि हमारे कॉन्सेप्ट हो जाए एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, और आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसके पहले यदि आपने वो सेशन मिस किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया जाके वो सेशन एक बार देख लीजिए। आपका जो पूरे कॉन्सेप्ट है उनका एक रिवीजन हो जाएगा एंड देन आपको यहाँ पे आगे एमसीक्यू सॉल्व करने में या फिर आगे वाले क्वेश्चंस को, सेशंस को एंजॉय करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अन्यथा आपकी गति में अवरोध बनने के लिए हम और आप जिम्मेदार नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे हमारा नया सेशन जहां पे हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस पे फोकस। तो जो यूनिट 7 है उसके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है अराउंड 30-35 कुछ है, उनको हम करेंगे यहाँ पे खत्म और उसके बाद करेंगे फिर आगे नेक्स्ट सेशन की ओर रुख। चलिए, समय को हम नहीं करेंगे वेस्ट, पहले करेंगे हम पेन को टेस्ट, मतलब पेन को चेक, टेस्ट मतलब टेस्ट वाला टेस्ट, TEST, जिसको हम इंग्लिश में टेस्ट बोलते हैं। तो ये हो गया पेन का टेस्ट, ये पेन गायब भी हो गया। और इसी के साथ हमारा पहला सवाल आ रहा है ब्लैक बोर्ड पे। पहला सवाल क्या बोल रहा है आपसे, तो पहले तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि भाई सवाल क्रमांक 1 से लेकर 33 तक क्या करना है आपको। 4 ऑप्शन दिए, 4 में से कोई एक सही है, वो आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ अ मोनोमियल एंड अ बाइनोमियल। प्रोडक्ट निकालना मतलब मल्टीप्लाई करना है किसको, मोनोमियल को और बाइनोमियल को। मोनोमियल में कितने टर्म सर, 1। बाइनोमियल में कितने टर्म सर जी, 2। ठीक है, इसमें 1 टर्म, इसमें 2 टर्म। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा सर, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करने पे 2 टर्म्स आएंगे? जी हां बिल्कुल, और 2 टर्म वाले को आप क्या बोलते हो, बाइनोमियल बोलते हो। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2x इंटू एक्स प्लस 2 किया है तो ये रहा बाइनोमियल, ये रहा मोनोमियल, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, जो कि फिर से एक बाइनोमियल है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। पहला सवाल हो गया हमारा सॉल्व। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इन अ पॉलिनोमियल द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल आर ऑलवेज इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब टू बी ऑनेस्ट ये सवाल जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। पहले आप इन चारों ऑप्शंस को तोलिए, इसमें से कौन सा सही है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर्स में क्या क्या आएगा सर, -5, -4, -3 से लेकर पॉजिटिव में 1, 2, 3 एंड सो ऑन तक। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आएगा सर, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है सर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में क्या आएगा, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स सर सेम ही तो हुए? नहीं, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स में एक बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क है इन महाशय का। ये जो 0 है ये ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, इसीलिए जब आप पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं आप 0 को इंक्लूड नहीं करते। पर जब आप नॉन नेगेटिव लिख रहे हैं, नॉन नेगेटिव का मतलब हुआ कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और 0 नेगेटिव नहीं है सर, लेकिन नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव होगा ना, ऐसा कोई रूल नहीं है। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब वो पॉजिटिव हो या फिर न्यूट्रल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब नॉन नेगेटिव में क्या, नॉन पॉजिटिव में क्या आ जाएंगे, तो भाई -5, -4, -3 एंड सो ऑन टिल 0। 0 के बाद वाले, ठीक है, 0 के उस तरफ वाले मतलब पॉजिटिव वाले नहीं चाहिए। नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव हो न्यूट्रल हो चलेगा। न्यूट्रल का मतलब जो ना नेगेटिव हो ना पॉजिटिव हो उसको कहते हैं हम न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल हो चलेगा लेकिन पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। अब इसके हिसाब से बताइए,
सर इतना तो मैं श्योर हूं कि ऑप्शन ए और डी नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए और डी नहीं है तो इनको हम कर देंगे गायब। ठीक है, हम आते हैं ऑप्शन बी और सी के बीच में। उसमें भी केवल एक बारीक सा फर्क कि यहां पे शून्य आ रहा है, वहां पे शून्य नहीं आ रहा है। ठीक है, अब एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स कैन बी, देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और एक एकदम डिटेल में बात बताऊं तो जो पॉलिनोमियल होते हैं उसमें अगर किसी ने ऐसा लिख दिया केवल नंबर 6, ये भी पॉलिनोमियल है सर, लेकिन इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, इसमें वेरिएबल नहीं है लेकिन फिर भी वेरिएबल है। सर ये क्या बोल रहे हो आप, वेरिएबल है कि नहीं है? वेरिएबल है लेकिन वो किसी काम का नहीं है। x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 करने पे कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। तो किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है। 6 इंटू 1 आया 6, तो शुरू कहां से किया था? 6 से, खत्म कहां पे किया? 6 से। तो यहां पे वेरिएबल है पर किसी काम का नहीं है, इसीलिए जब भी आप पॉलिनोमियल के एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं, मतलब वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स की, आपका जवाब हमेशा होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या फिर होल नंबर्स। क्या होना चाहिए? होल नंबर्स, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 भी हो सकती है और वो पॉलिनोमियल होता है, कोई समस्या नहीं है। भाई क्यों नहीं हो सकता 0? क्यों? आपने बाकी को तो अलाउ किया है भाई, पॉजिटिव को सबको अलाउ किया, 0 ने क्या गलती की है? तो इसीलिए 0 भी पावर में हो सकता है और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं पॉलिनोमियल्स के एक्सपोनेंट्स की पावर। ठीक है, चलिए पॉलिनोमियल के वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स। चलिए स्क्रीन क्लियर हमने कर दी है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल क्रमांक 3 बताना है इनमें से कौन सी आइडेंटिटी सही है। और अगर आप मेरे इस तरफ देख रहे हैं तो आइडेंटिटी a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर ही पूछी है। तो पहले मैं अपने मन से ही a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लेता हूं, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की मुझे पता है क्या मुझे चाहिए। पहला ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, साइन की इन्होंने अदला बदली कर दी है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और इनको लगता है कि हम इतने केयरलेस हैं कि हम साइन की अदला बदली को नहीं पकड़ पाएंगे, हमने बिल्कुल पकड़ लिया। ठीक है, दूसरा वाला हूबहू कॉपी है जो हमने लिखा है, तो इसको हम मार्क कर देंगे, लेकिन बाकी को भी एक बार चेक कर लेंगे क्योंकि यही हमारी हर बार की रणनीति होनी चाहिए। सी वाला बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यहां पे वो नहीं हो रहा है। डी वाले में ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां पे माइनस दिया है तो ये क्या हो गया? ये भी गलत है। अगर यहां पे ये प्लस होता तो ये भी आइडेंटिटी सही हो जाती। तो जरा आप ध्यान से मार्क करना। तो कुल मिला के ऑप्शन बी है हमारा सही जवाब, विच इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको ये याद होनी चाहिए। स्क्रीन क्लियर, अगला प्रश्न सवाल क्रमांक 4 है हमारा। आपको जोड़ना है किसको? -7q प्लस cpq प्लस 2pq। तो -7pq प्लस 2pq। अब जरा इस पे ध्यान देना, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स है? सर लाइक टर्म्स देखने के लिए वेरिएबल चेक करने पड़ते हैं, तो pq ठीक है, वेरिएबल नहीं, वेरिएबल की पावर भी चेक करनी पड़ती है, दोनों की पावर भी सेम है 1 1, तो इसीलिए इनको ऐड करना पॉसिबल है। अब -7 और +2 करना है, क्योंकि भाई वेरिएबल की बहुत गंदी आदत है, वो खुद तो कभी लड़ाई नहीं करते लेकिन दूसरों को लड़वा देते। तो यहां पे भी कौन लड़ेगा? नंबर से लड़ेगा, वेरिएबल नहीं लड़ते। तो -7 + 2 करोगे, आपका जवाब कितना आएगा सर? -5 आएगा। ठीक है, -5pq, क्योंकि वेरिएबल पार्ट तो रहेगा ही हमेशा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5pq, जो कि है ऑप्शन डी के बराबर। तो इसको आप कर देंगे मार्क और मूव करेंगे अहेड। तो ऑप्शन डी हो गया आपका कितना? -5pq। ये कर दिया आपने स्क्रीन को क्लियर। और सवाल क्रमांक 5 की ओर आ गए हम। इफ वी सब्ट्रैक्ट -3x² y² फ्रॉम x² y² व्हाट विल वी गेट? ये हमें पता लगाना है। अब कैसे करेंगे इसको? सर x² y² में से माइनस करना है। ठीक है, किसको माइनस करना है सर? -3x² y² को माइनस करना है। तो -3x² y² को माइनस करना है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा x² y² प्लस 3x² y²। इनको जब आप ऐड करेंगे, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, तो इनके बीच मैथमेटिकल ऑपरेशन अर्थात एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो इनको जब आप ऐड करेंगे आपको मिलेगा 4x² y², जो कि होगा हमारा ऑप्शन डी। क्या आपको ये समझ में आया?
यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर, आसान था ये सवाल। यस सर। इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 6 है हमारा, लाइक टर्म्स एज 4m³ n² इज। क्या करना है आपको? आपको बताना है कि 4n³ n² नामक जो टर्म है, इसके जैसी दिखने वाली जो टर्म है वो आपको बतानी है। तो जब आप लाइक टर्म्स देखते हैं तो आप क्या ढूंढते हैं, कौन से गुण ढूंढते हैं? सर लाइक टर्म्स वो होती है जिनका वेरिएबल पार्ट और उनकी पावर दोनों सेम होने चाहिए। मतलब वेरिएबल m और n ही होना चाहिए, ना इससे एक ज्यादा ना इससे एक कम, ठीक है, और पावर भी सेम होनी चाहिए। तो आपको इन चारों में से वो ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास सेम वेरिएबल हो, सेम पावर हो, भले ही आगे का नंबर जो कांस्टेंट है वो अलग हो जाए। जैसे पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें देखो m² है, जबकि हमें क्या चाहिए? हमें तो m³ चाहिए, तो ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग, ठीक है। सी वाला देखोगे तो उसमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ रहा है p, तो ये भी हो गया रॉन्ग, ठीक है। ऑप्शन डी में देखोगे तो m³ तो है लेकिन n का स्क्वायर नहीं है, तो वो भी हो गया रॉन्ग। तो बचा क्या? ऑप्शन बी, जिसमें एग्जैक्टली सेम वेरिएबल है और उनकी पावर भी एग्जैक्टली सेम है, बस खाली आगे का जो कांस्टेंट है वो अलग है। वो अलग हो भी सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। हम करेंगे यहां पे भी स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल। आपको बताना है कि इन चारों में से जो आपके ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन बाइनोमियल है। बाइनोमियल का मतलब पहले अपन याद कर ले एक बार। सर बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म वाला। कौन? दो टर्म वाला जो होता है उसको आप कहते हैं बाइनोमियल। अब आप यहां ध्यान दें, पहला ऑप्शन 7 × a + a। बोर्डमास का रूल कहता है पहले मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन, तो ये हो जाएगा 7a + a, और क्योंकि लाइक टर्म है तो फाइनल आंसर आएगा 8a। तो ऑप्शन ए आपका जो कि दिख रहा था दो टर्म वाला, इन दी एंड है वो एक टर्म वाला, मतलब क्या है? मोनोमियल है। पर हमें क्या चाहिए? हमें तो बाइनोमियल चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी 1 2 3 टर्म वाला है, तो मतलब ये तो ट्राइनोमियल है, परंतु हमें तो बाइनोमियल चाहिए। ऑप्शन सी, सर 4a 3b 2c, 4 3 से 12, 12 2 से कितना हो जाएगा? 24, तो ये हो जाएगा 24abc, जो कि कुल मिला के एक ही टर्म है, तो ये भी नहीं कहलाएगा हमारा बाइनोमियल। बचा क्या? ऑप्शन डी बचा। परंतु किंतु सर उसमें भी तो मल्टीप्लीकेशन ही है। कहां है दो टर्म? अब जरा ये मल्टीप्लीकेशन को अंदर करो। सर 6a² + 6b हो गए दो टर्म। यस सर, तो मतलब ये दो टर्म वाला है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? सर इसको हम बड़े ही आदर सम्मान से बाइनोमियल का नाम देकर ऑप्शन डी पे टिक लगा के अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करेंगे। बहुत बढ़िया। सवाल क्रमांक 8, अति उत्तम। सम ऑफ a - b + ab, ठीक है, विथ b + c - bc, ओके, विथ c - a - ac करने पे कितना आएगा? क्या करेंगे? सर ऐड करके देख लेते हैं। तो a - b + ab है, ठीक है, उसमें ऐड करना है b + c - bc, और उसमें भी ऐड करना है +c - a - ac। अब जरा यहां ध्यान देना, क्योंकि एडिशन है तो किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा, तो सर यहां पे -b + b कैंसिल हो गए, a और -a कैंसिल हो गए, जो दो c है वो दोनों पॉजिटिव है, तो आप लिखोगे 2c, ठीक है। तो 2c, फिर एक ab बच गया तो उसका नाम आ जाएगा, एक -bc बच गया तो वो भी लिखना पड़ेगा, और एक -ac बच गया तो वो भी लिखना पड़ेगा। तो हमारे ऑप्शन होंगे 2c + ab -bc -ac। ऐसा वाला ऑप्शन कौन सा है? जरा ध्यान से देखो आप, ऑप्शन ए जो है वो उसके जैसा दिख रहा है, बस खाली एक ही फर्क है, उसमें थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। 2c के बाद ab लिखा है, ठीक है, फिर -ac -bc लिखा है, हमने -bc -ac लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई अब अगर आप सीक्वेंस भी चेंज कर देंगे तो भी कोई समस्या नहीं
होगी। अगर आपके फैमिली फोटो में आप दोनों भाई बहन या भाई भाई की पोजीशन चेंज हो जाए तो क्या फैमिली फोटो नहीं रहेगा? ऑब्वियस ही बात रहेगा। तो भाई जब कोई फैमिली होती है तो उसमें पोजीशन चेंज होने से इतना फर्क नहीं पड़ता है, सब चीजें वैसी ही लगती है जैसे कि एक्चुअली है, बस खाली पोजीशन अलग है। चलिए स्क्रीन क्लियर, अति उत्तम। इस प्रश्न का उत्तर दिया आपने। प्रश्न क्रमांक 9 है हमारा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग मोनोमियल्स, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जवाब निकालना है। सबसे पहले तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते, तो 4 इंटू 7 इंटू 7 कितना होगा सर? 7 7 जा 49, 49 इंटू 4 होगा 196। ओके, और देखो दोनों नेगेटिव थे, -7 तो माइनस माइनस वैसे भी प्लस हो गया, तो आंसर तो 196 वाला होगा। तो मतलब ऑप्शन सी तो पक्का नहीं है मेरा जवाब। कैसे पता मुझे? क्योंकि सर आपका आंसर आ रहा है पॉजिटिव, वहां ऑप्शन है नेगेटिव। अब जरा वेरिएबल को देख लो तो सर p और p हो जाएंगे p स्क्वायर, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब आप वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। सर यहाँ पे q क्यूब और q हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा q की पावर 4। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो 196 p स्क्वायर इंटू q की पावर 4, अर्थात ऑप्शन ए मुझे दिख रहा है एग्जैक्टली वैसा जैसा हम चाह रहे थे। तो हम ऑप्शन ए को मार्क करके आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। चलिए ये हो गया, हमने स्क्रीन को क्लियर कर दिया है। इसी के साथ अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 4ab एंड ब्रेथ 6ab स्क्वायर। आपको एक रेक्टेंगल, जिसको अब हिंदी में शायद क्या चतुर्भुज बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बताना क्या बोलते हैं, क्योंकि मेरा हिंदी का मैथ्स थोड़ा वीक है। कमेंट्स में बताना क्या बोलते हैं हम इसको। एक रेक्टेंगल को चतुर्भुज, जहां तक मुझे ध्यान है 4 भुजाओं वाला, मतलब 4 आर्म्स वाला। चलिए तो यहां पे रेक्टेंगल की आपको दी है लेंथ और ब्रेथ, आपको क्या निकालना है प्रभु? एरिया ज्ञात करने की चेष्टा है हमारी, हमें एरिया पता लगाने का बोला गया है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, अर्थात लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां पे हो जाएगा 4ab जो कि है लेंथ, और ब्रेथ हो जाएगी 6b स्क्वायर। 6 4 जा 24, a है अकेला तो केवल a, b की पावर हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 24ab क्यूब। कितना? 24ab क्यूब, जो कि है ऑप्शन बी। दूसरा ऑप्शन हमने कर दिया है मार्क। प्रश्न का उत्तर हमें हो गया है ज्ञात, तो हम करेंगे अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान। चलिए सवाल प्रश्न 11, सवाल क्रमांक 11 क्या बोल रहा है आपसे? आपको निकालना है वॉल्यूम। क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम निकालना है किस चीज का? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का, अर्थात क्यूबॉइड का। ठीक है, तो आपको क्यूबॉइड का निकालना है वॉल्यूम, यदि उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दी गई है। ठीक है, क्या करेंगे हम? सर क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला एक बार याद दिला दीजिए। जी हां बिल्कुल, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, व्हाट इज L? सर L इज यहां पे लेंथ, मतलब 2ab। व्हाट इज ब्रेथ? सर ब्रेथ यहां पे हो जाएगी 3ac। व्हाट इज हाइट? सर हाइट यहां पे हो जाएगी 2ac। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो लेंथ हो जाएगी 2ab, ब्रेथ हो जाएगी 3ac और हाइट हो जाएगी 2ac। चलिए अब आप क्या करेंगे सर? इनको कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू। अब वेरिएबल्स की बात करें तो a कितनी जगह पे है? तो 1 2 3, तो मतलब a की पावर 3। b कितनी जगह है? a की जगह पे है। c है 2 जगह पे, तो इसलिए c स्क्वायर होना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करते समय वेरिएबल्स के साथ क्या होता है? सर जितनी बार वेरिएबल आ रहा है उनकी पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो यहां पावर थी 1 1 1, तो ऐड करके हो गया 3। b था एक बार तो केवल b, और c था 2 बार इसलिए c स्क्वायर। चलिए तो 12a क्यूब b इंटू सी स्क्वायर, मतलब ऑप्शन ए को हम कर सकते हैं मार्क। यही होना चाहिए हमारा आंसर, और हम इसी के साथ करेंगे स्क्रीन को क्लियर और अगले प्रश्न की ओर करेंगे प्रस्थान। सवाल क्रमांक 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है आपसे? आपसे कुछ बोल नहीं रहा है, आपसे बोल रहा है कि बताओ जवाब क्या होगा यदि आप प्रोडक्ट करेंगे, अर्थात इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2ab को किससे मल्टीप्लाई करना है?
सर 2ab जो है उसको मल्टीप्लाई करना है 6a स्क्वायर माइनस 7b और प्लस 5ab से। ठीक है, चलिए अब भाई घर के बाहर से कोई चीज घर के अंदर आएगी तो क्या होगा सर, सबको मिलनी चाहिए, तो ये 2ab सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 2ab इंटू 6a स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस साइन है, तो माइनस 2ab इंटू 7b और प्लस 2ab इंटू कितना, 2ab इंटू 5ab। ठीक है, चलिए ये कर दिया आपने, लिख के अपने प्रश्न का उत्तर हर निकालने का प्रयास प्रारंभ। 6 दूनी हो जाता है 12, यहां पे a है 2, एक यहां से जाएगा तो a की पावर हो जाएगी 3 और केवल b बचेगा। ठीक है, माइनस 7 दूनी हो जाएगा 14 और यहां हो जाएगा ab स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस, तो 5 2 हो जाएगा 10, a इंटू a करोगे आएगा a स्क्वायर, b इंटू b करोगे आएगा b स्क्वायर। तो आपका जवाब होना चाहिए 12 a क्यूब b माइनस 14 a b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b स्क्वायर। ऑप्शन ए आप देखेंगे तो पहले के दो टर्म आपके जवाब से मैच खा रहे हैं और यहीं पे आपसे गलती होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप क्या करेंगे सर, आप पहले के दो ऑप्शन, दो पार्ट्स को पढ़ के ए वाले को डायरेक्टली मार्क कर देंगे। तो आप ऐसी गलती ना करें, कृपया करके पूरा स्टेटमेंट पढ़े, पूरे ऑप्शन को चेक करें, उसके बाद ऑप्शन बी को मार्क करते हुए आगे बढ़े। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर, आसान था ये। यस सर, बस खाली ऑप्शन में थोड़ा घुमाने का प्रयास किया था, वो भी किसे, हमें। तो हमें तो ये घुमा सकते नहीं है, क्योंकि हम करते हैं यहाँ पे एकदम बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व। स्क्रीन करेंगे, क्लियर, ऑप्शन बी हो गया हमारा यहाँ पे उत्तर। सवाल क्रमांक 13, स्क्वायर ऑफ 3x माइनस 4y इज, आपको इसका स्क्वायर बताना है। किसका सर? 3x माइनस 4y का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। क्या करोगे सर? a माइनस बी होल स्क्वायर यूज करने के पूरी संभावना यहां पे लग रही है। कृपया आप हमें इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। तो व्हाट इज a माइनस बी होल स्क्वायर? सर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी? तो a की वैल्यू हो जाएगी 3x का स्क्वायर, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं तो a हो जाएगा 3x और b हो जाएगा 4y। ठीक है, आप इस तरीके से लिख के ब्रैकेट में डाल के जरूर बताइएगा टीचर को, ताकि उन्हें समझ में आए कि आपने वैल्यू सही लिखी है या फिर नहीं। चलिए, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस हो जाएगा कितना, b स्क्वायर, मतलब 4y का स्क्वायर। चलिए, तो ये हो जाएगा 3 3 9x स्क्वायर माइनस 3 4 12 12 2 24xy, कितना 24xy, 4 3 12 12 दूनी 24, तो 24xy प्लस 16y स्क्वायर, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 24xy। ऑप्शन डी मैच खा रहा है। द ओनली थिंग इज ऑप्शन डी और हमारे में कि थोड़ा सा सीक्वेंसिंग का फर्क है, बाकी उत्तर तो एकदम सेम है। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। काफी लोग यहाँ पे एकदम मतलब व्हाट यू कॉल इट, सिली मिस्टेक कर सकते हैं। कैसी मिस्टेक? सिली मिस्टेक कि स्क्वायर बोला तो इसका स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया। और आपकी सिली मिस्टेक को यहाँ पे सम्मान देने के लिए वो लोग ऐसे ऑप्शन भी रख देते कि कल को अगर आपको ऐसा सोच रहे हो तो उसको ऑप्शन भी दे दिया कि इंसान मार्क करके आगे बढ़ जाए। तो कृपया ध्यान रखें, यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर नहीं करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर यूज करना है। आसान था ये सवाल। 13th वाला सवाल हो जाता है समाप्त। सवाल क्रमांक 14, इनमें से कौन से लाइक टर्म्स हैं? ठीक है, यहां पे देखो 1x 1x 1y 2y, तो यहां पे हो गई चीटिंग भाई साहब, बराबर करना पड़ता है, आपने ज्यादा कर दिया, गलत बात है ये, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा देख लो 1x 1x 1y 1y 2z 2z, परफेक्टली मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी हो सकता है। आगे के वेरिएबल की हमें कोई परवाह नहीं है। एक बार बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो 1x 2x यहीं पे गलत हो गया, 1y 2z 1z, यहां पे दो गलतियां हैं। चलिए लास्ट देखते हैं, 1x 2x 1y 2y 1z 2z, यहां पे भी 2z 2z, तो लेकिन पहले के दो गलत हैं, मतलब मिसमैच है, इसीलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा हमारा उत्तर।
ऑप्शन बी होगा हमारा जवाब, क्योंकि उसके वेरिएबल पार्ट एग्जैक्टली सेम है, तो मतलब वो क्या होते हैं, लाइक टर्म्स हो जाते हैं। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा सवाल क्रमांक 15 है, कोएफिशिएंट ऑफ y इन द टर्म -y/3 कितना होगा। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है सर, वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे आप कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या वेरिएबल नेगेटिव या पॉजिटिव होता है? नहीं सर, वेरिएबल तो वेरिएबल एकदम सामान्य रहता है। मतलब यहां पे जो माइनस साइन है वो y का नहीं है, वो किसका है, वो -1 का है। अब वो -1 की शक्ति है कि वो गायब हो जाता है, तो उसमें y कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने वेरिएबल को पहले ही झगड़े से हटा दिया कि भाई साहब तुम हट जाओ फिलहाल के लिए, हम जरा नंबर से बात कर लेते। तो y हो गया एक तरफ, अब बचा क्या सर, अब बच गया है यहां पे नंबर के फॉर्म में -1/3 और बाहर बैठा हुआ वेरिएबल y। ठीक है, हमें क्या करना था, हमें उस y का कोएफिशिएंट बताना था। तो y के साथ जो भी नंबर अटैच थे, तो माइनस साइन कभी किसी वेरिएबल के साथ नहीं होता। क्या होता है, वो बेसिकली एक नंबर होता है 1, जिसके पास गायब होने की शक्ति है, वो गायब हो जाता है पर साइन को गायब नहीं कर पाता, इसलिए साइन वहां वेरिएबल के साथ रह जाता है। तो आपका कोएफिशिएंट क्या होगा, -1/3 होगा। जब भी नेगेटिव आए, तो अगर कोएफिशिएंट पूछे तो वो किसके साथ जाता है, आपके नंबर के साथ जाता है, वेरिएबल के साथ नहीं जाता। तो -1/3 होगा, बिकॉज नीचे डिवाइड बाय 3 भी है, जो कि एक नंबर ही है, कांस्टेंट वैल्यू ही है, इसीलिए। ठीक है, चलिए यहां पे हो गई स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा सवाल क्रमांक 16, a² - b²। डायरेक्टली प्रॉपर्टी का आपसे विस्तार पूछ लिया है, तो a² - b² पक्का a - b का होल स्क्वायर तो नहीं होता, बिकॉज a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b², और दोनों बराबर नहीं होते। ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि वही होता है हमारा प्रॉपर्टी या फिर आइडेंटिटी जो कहता है कि भाई साहब a² - b² इज a + b इंटू a - b। तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। ऑप्शन डी को हम करेंगे यहां पे रॉन्ग, क्योंकि वो भी गलत है। तो ये हो जाता है हमारा सवाल क्रमांक 16 भी आसानी से सॉल्व। हम करेंगे अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान। प्रश्न क्रमांक 17, कॉमन फैक्टर ऑफ 17abc, 34ab² एंड 51a² इज। क्या करेंगे, तीनों का कॉमन फैक्टर बताना है। तो पहले हम तीनों के फैक्टर्स लिख लेंगे, तब तो हम कॉमन फैक्टर बता पाएंगे, उसके पहले कैसे बता पाएंगे। तो 51a²b। अब यहां देखो, ये हो जाएगा 17 इंटू a इंटू b इंटू c। ठीक है, यस सर। 34 हो जाएगा 17 इंटू 2 इंटू a इंटू b इंटू b, क्योंकि b² है तो 2 बार b आएगा। ठीक है सर। 51 हो जाएगा 17 इंटू 3, 7 या 21, एक क्या 2 ऊपर 3 1 3 4 5, 51 इंटू a इंटू b। चलिए अब देखिए कौन कौन तीनों में कॉमन है, तभी तो उसको बोलेंगे कॉमन फैक्टर। तो एक तो ये 17 तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो कौन सा, एक तो ये 17, और सर a कॉमन है तो a। सर b भी कॉमन है तीनों में, तो b। तो जो जो कॉमन है वो आपके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। तो एक 17 कॉमन, एक a कॉमन, एक b कॉमन। कॉमन तीनों में होना चाहिए, किसी दो में होगा तो भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, तीनों में होना चाहिए तभी आप उसको कॉमन बोलते हैं, वरना नहीं होगा वो। तो आपका जवाब होना चाहिए 17ab। 17ab मतलब ऑप्शन बी को आप कर सकते हैं मार्क, वो होना चाहिए आपका उत्तर। क्या किया आपने कॉमन जो भी थे उन सबको निकाल के कॉमन फैक्टर लिख दिया। चलिए स्क्रीन हो जाएगी यहां पे क्लियर, आसान सा था ये सवाल। अगला प्रश्न देखते हैं, सवाल क्रमांक 18, स्क्वायर ऑफ 9x - 7xy। क्या बोल रहा है आपसे, 9x - 7xy। तो ये हो गया हमारा 9x - 7xy। क्या करना पड़ेगा सर, ये भी a - b के होल स्क्वायर जैसा ही प्रतीत हो रहा है, तो यहां होगा a² - 2ab + b²। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको थोड़ी सी चेष्टा करनी पड़ेगी a और b की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो सर a की वैल्यू हो जाएगी 9x, क्योंकि वो पहले है, और b की वैल्यू हो जाएगी 7xy। जो बीच का माइनस साइन है वो हमने आइडेंटिटी में एडजस्ट कर लिया, इसलिए इनके साथ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो a² हो जाएगा 9x का होल स्क्वायर
-2 इंटू 9x इंटू 7xy प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना, प्लस बी स्क्वायर मतलब 7xy का होल स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो 9x स्क्वायर हो जाएगा 81x स्क्वायर माइनस 7 9 जा 63, 63 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा सर? 63 इंटू 2 करेंगे तो 3 और 3 6, 6 और 6 12, तो माइनस 126 x हो जाएगा x स्क्वायर और साथ में आ जाएगा एक y। ठीक है, और क्या होगा सर? 7 का स्क्वायर हो जाएगा तो वो होगा 49x स्क्वायर y स्क्वायर। जी हाँ, बिल्कुल यही होना चाहिए हमारा स्क्वायर करने पे, सारा फॉर्मूला यूज करने पे उत्तर। अब यहां देखिए, आपको ऑप्शन कंपेयर करने पड़ेंगे तो 81x स्क्वायर, जी हाँ बिल्कुल, 126x स्क्वायर y, 126, आगे माइनस साइन, 49 49। तो ऑप्शन सी जो है वो केवल उथल पुथल है वहां पे, मतलब ऊपर नीचे है लिखने का तरीका, परंतु आपका जवाब सेम ही आ रहा है, इसीलिए वो हो जाएगा हमारा सही उत्तर। तो हम यहां पे क्या करेंगे? हम यहां पे करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए, सवाल क्रमांक 19, आपको फैक्टराइज करना है किसको? इन सारी टर्म्स को। ठीक है, क्या है आपकी टर्म्स? 4 टर्म है कि भाई 23xy, ठीक है, माइनस 46x प्लस 54y, ठीक है, माइनस 108। अब जरा देखो किसमें क्या कनेक्शन है सर? 23 का डबल करेंगे आएगा 46, बिल्कुल ठीक, और 54 का भी डबल करेंगे तो आएगा 108, मतलब यहां पे ये कनेक्शन तो बन रहा है। तो क्या करोगे आप सर? यहां पे हम 23 कॉमन लेंगे क्योंकि हमारे पास वहां पे डबल वाला रूल बन रहा है, लेकिन साथ में दोनों जगह पे पहले दोनों में x भी है तो उसको भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पे 23x ले लिया हमने कॉमन, अंदर यहां पे पूरा का पूरा 23 चला गया, क्या बचेगा सर? केवल y बचेगा, तो y लिख दिया। यहां तो पूरा का पूरा x गया और इसमें से 23 गया, ठीक है, लेकिन आप यहां माइनस नहीं कर रहे हैं, आप यहां मल्टीप्लीकेशन के तौर पे देख रहे हैं। तो 23 दूनी होता है 46, ठीक है, माइनस नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में देख रहे हैं, इसलिए यहां पे 2 आएगा। ठीक है, जब कोई ब्रैकेट के बाहर से ब्रैकेट के अंदर जाता है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो जब ब्रैकेट के अंदर से ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो डिवाइड करेंगे। जब घर के अंदर से कोई चीज घर के बाहर जाएगी तो आपकी चीजों में कमी आ जाएगी, तो डिवीजन हो जाएगा ना, बांटना पड़ेगा ना। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं जब कोई बाहर जाता है तो, ठीक है, प्लस यहां पे करेंगे आप 54 कॉमन, तो आपको मिलेगा y माइनस 2। अब क्योंकि दोनों टर्म में से, क्योंकि ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, इन दोनों में से y माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आप लिखोगे 23x प्लस 54 आपका जवाब। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो आपके दो फैक्टर कौन से हो गए सर? y माइनस 2 दोनों जगह पे था तो वो हमने पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, जो बचेगा उसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया कि 23x प्लस 54 होना चाहिए हमारा उत्तर। तो 23x प्लस 54 है, उसके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है। यहां पे देखो वेरिएबल लिख के रखा है y, तो जब आप एक्स्ट्रा कुछ वेरिएबल लिख दोगे तो आपका जवाब गलत हो जाएगा, उसका ध्यान रखना। तो 23x प्लस 54 इंटू y माइनस 2, मतलब ऑप्शन ए होना चाहिए हमारा सटीक सरल सही जवाब, जो कि हमने मार्क कर दिया है। वहां पे देखो 23x प्लस 54 पहले लिखा है, हमने बाद में लिखा है। भाई 2 इंटू 4 करोगे तब भी 8 आएगा, 4 इंटू 2 करोगे तब भी 8 आएगा। तो इन दिस केस ऑल्सो पोजीशन की इतनी वो नहीं है, वैल्यू नहीं है कि पहले कौन है बाद में कौन है। हाँ, बस फैक्टर सही से लिखे होने चाहिए। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 20 है आपका, फैक्टराइज करना है किसको? r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21, r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21। कैसे करेंगे इसको फैक्टराइज? सर इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाई गई है। मतलब क्या होता है? मतलब आपको बीच वाले टर्म को तोड़ना पड़ता है। लेकिन कैसे तोड़ना पड़ेगा? देखो, जब आप किसी भी बीच वाले टर्म को तोड़ोगे तो आजू बाजू वालों को कोई ना कोई आपत्ति होगी। जब आप अपने घर में कुछ कंस्ट्रक्शन कराओगे तो आजू बाजू वालों को थोड़ी बहुत आपत्ति होगी कि बहुत शोर हो रहा है या क्या तोड़ रहे हो, कहीं हमारी दीवार में छेद ना हो जाए। तो जब भी आप कुछ तोड़फोड़ करोगे आजू बाजू वालों से थोड़ा सा पूछ लोगे। आप कैसे पूछोगे? कि भाई इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके तोड़ना है
और इनसे पूछना है मल्टीप्लाई करके, अर्थात आपको ऐसे तोड़ना है कि सम करने पे, सम या डिफरेंस निकालने पे कितना आना चाहिए, -10, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने और मल्टीप्लाई करने पे कितना, और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 21। ठीक है, तो आपने अपने मन की भी कर ली, सामने वाले से भी पूछ लिया। अब यूं देखें तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं संसार में जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -10 आ सकता है। ठीक है, हजारों हैं। उदाहरण के तौर पे -1000 + 990 -10 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में आपकी चॉइस फिक्स है। ऐसे कुछ ही नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 21 आएगा। उदाहरण के तौर पे 1 × 21 और दूसरा 7 × 3, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और 7 × 3 जो है आप उसको ऐड करोगे तो 10 भी आता है, तो मतलब वो 7 और 3 की जो जोड़ी है वो दोनों को खुश कर रहा है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा -7r और -3r प्लस यहां हो जाएगा 21। ठीक है, इन दोनों में से r कॉमन, तो अंदर कितना बचेगा, r -7, इन दोनों में से -3 कॉमन। ठीक है, अब जब आपने यहां माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये r बन जाएगा पॉजिटिव। यस सर, ये 21 ऑलरेडी पॉजिटिव था, आपने पॉजिटिव में से नेगेटिव खींच लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, नेगेटिव बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस करने पे ही तो प्लस बनता है। ठीक है, तो 2 माइनस मिला के 1 प्लस बनाते हैं। अब आपने 1 माइनस खींच लिया तो बचेगा क्या, 1 माइनस, तो इसलिए यहां पे आ जाएगा माइनस साइन। तो ये हो जाएगा r -7 और ये हो जाएगा r -3 हमारा उत्तर। तो r -7 × r -3 होना चाहिए आपका उत्तर। यदि आपको ऐसे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने तो आपको कहां जाना है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, हमारे चैनल पे। वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे, हमने जो पूरा चैप्टर खत्म किया फैक्टराइजेशन का, वो आप देख सकते हैं, आपको काफी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बाकी तो फिर हम लोग है ही आपकी हेल्प करने के लिए, तो आप वो सेशन देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, फैक्टराइजेशन चैप्टर पे हमने पूरा एक सेशन बनाया इन चीजों पे एक्सरसाइज वाइज। ठीक है, आप वहां से रेफर कर सकते हैं यदि आपको कोई शंका है तो। अभी समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में, एक बार दोबारा से, बीच वाले को तोड़ना है लेकिन साइड वाले से पूछना है, तो बीच वालों को तोड़ने पे -10 चाहिए था, -7 -3 हो जाएगा -10, और -7 × -3 करोगे तो आएगा 21। तो तोड़ते समय ध्यान रखना है कि आजू बाजू वालों से पूछ लेना है, तो यहां पे हमने पूछ के तोड़ा, इसलिए हमारा जवाब सही आएगा, r -7 और r -3। तो यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 21 है हमारे यहाँ पे, फैक्टराइज फॉर्म निकालना है आपको किसका, p² -17p -38 का, जैसा आपने पिछली बार किया ठीक वैसा ही कुछ करना है। तो p² -17p -38 कैसे करेंगे? अब देखो फिर से, अगर घर में कुछ तोड़फोड़ करनी है तो आजू बाजू वालों से एक बार परमिशन तो लेनी पड़ेगी, कहीं उनकी दीवार में तुम छेद ना कर दो तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको यदि तोड़ना फोड़ना है तो इनसे भी एक बार पूछना पड़ेगा। तो आपको ऐसा नंबर चाहिए, ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको तोड़ने फोड़ने पे क्या मिल जाए, 17 मिल जाए, और गुणा करने पे, मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल जाए, 38 मिल जाए। अब जरा यहां ध्यान दो, यूं तो संसार में ऐसे बहुत नंबर्स हैं जिनको जोड़ने या तोड़ने पे, मतलब प्लस या माइनस करने पे कितना आता है, 17 आता है, तो वहां तो हमारा काम नहीं बनेगा। परंतु गुणा करने पे या मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, ऐसे कुछ ही नंबर्स हैं जिनको गुणा करने पे 38 आएगा। उदाहरण के तौर पे 1 और 38, या फिर 2 और 19। इसके अलावा कोई और पॉसिबल है क्या? डेसिमल में बात नहीं करनी, केवल हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो 1 × 38 या फिर 2 × 19, इनके अलावा ऐसे कोई नंबर नहीं है जिनको गुणा करने पे 38 आ जाए। तो आप क्या करोगे, अब आप इनमें से ढूंढोगे कि इनमें से किसको जोड़ने या घटाने पर कितना आता है, 17 आता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, p² -19p +2p -38 करना हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन सर आपने कैसे डिसाइड किया कि माइनस साइन 19 के साथ आएगा कि 2 के साथ? पहला हिंट, ऊपर 17 नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको अगर -19 की जगह +19 लिखना है और यहां -2 करना है तो आपका जवाब आएगा +17। सर क्या एक प्लस माइनस से इतना फर्क पड़ेगा?
बिल्कुल पड़ेगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना होता है कि किसको रखना है नेगेटिव और किसको रखना है पॉजिटिव। अब यहां पे आप पहले में से p कॉमन लेंगे, आपको मिलेगा p माइनस 19। देखो आपने p कॉमन लिया, यहां पे दो थे, एक बाहर हो गया, एक अंदर रह जाएगा। 19p में आपने p बाहर ले लिया, 19 अकेला रह जाएगा। इधर पे आपने +2 ले लिया तो एक p रह गया और यहां पे रह जाएगा -19, क्योंकि 38 में से जब आप 2 निकाल लेंगे अर्थात 2 से डिवाइड कर देंगे तो जवाब कितना आएगा 19 आएगा। अब इनको और इसको, ये दो जो पूरे पूरे टर्म्स है उनको अगर आप देखेंगे तो उसमें p माइनस 19 जो है वो दोनों जगह पे, तो मैं जब उस पूरे को कॉमन ले लूंगा, जब मैंने p माइनस 19 पूरा कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, तो सर आपके पास बचेगा केवल p प्लस 2, क्योंकि आपने p माइनस 19 तो बाहर ले लिया, क्या बचेगा केवल p प्लस 2 बचेगा। देखिए यहां पे है कि नहीं, तो यहां ब्रैकेट में क्या आएगा p प्लस 2, क्या कॉमन लिया था आपने यहां से, तो p माइनस 19 और यहां से भी p माइनस 19, तो कितना बचा p माइनस 19 इंटू p प्लस 2, जो कि होगा आपका ऑप्शन क्रमांक ए। प्रथम ऑप्शन पे हम करेंगे, यहां पे निशान लगाएंगे, उसको करेंगे चिन्हित और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो यहां पे हो जाएगी स्क्रीन साफ और अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल क्रमांक 22 क्या बोल रहा है हमसे, डिवीजन करना है, डिवाइड करना है किसको 57 को, और उसके साथ कुछ वेरिएबल्स भी हैं। तो 57 कितना p स्क्वायर QR को डिवाइड कर रहा है कौन 114 PQ। ठीक है, अब मेरा गणित थोड़ा सा कमजोर है तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं इसको 57 इंटू p इंटू p, ठीक है, इंटू q इंटू r। मैंने क्या किया, मैंने p स्क्वायर को तोड़ के p इंटू p लिख दिया, इंटू q इंटू r लिख दिया, और मैं 57 को भी 7 5 होता है 12, तो जब आप इसको 3 से करेंगे डिवाइड तो हो जाएगा 3 इंटू कितना 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, यस सर। नीचे का 114 भी हो जाएगा, 3 इंटू हो जाएगा 3 3 जा 9, और कितना हो जाएगा यहां पे सर 3 3 जा 9 हो जाएगा, और यहां बचेगा 24, तो 3 8 जा 24। इसको भी मैं थोड़ा सा ब्रेक करके लिख रहा हूं 19 इंटू 2 इंटू p इंटू q। क्या ये समझ में आया आपको, क्या किया मैंने यहां पे कर दिया इन सब को छोटे छोटे फैक्टर्स में ब्रेक जितना पॉसिबल मुझसे हो सकता था। जैसे यहां पे किया मैंने 114 को कितना 19 इंटू 6 करके देख लो एक बार, 654, 4 यहां 5 ऊपर 6 7 और 5 11। जी हाँ बिल्कुल। अब जो जो आपको कॉमन दिख रहा है डिवीजन के तहत वो हो जाएगा कैंसल, तो यहां p q कैंसल, ठीक है, यहां पे 19 19 कैंसल, 3 3 कैंसल। आपके लिए कुल मिला के केवल बचेगा कितना सर, हमारे लिए ऊपर बच जाएगा p और r, ठीक है, नीचे बच जाएगा केवल 2, तो PR अपॉन 2 हो जाएगा हमारा बचा हुआ क्वेश्चन, या फिर इतना हो जाएगा हमारा बचने डिवाइड करने पे आंसर। तो PR अपॉन 2 जिसको इन्होंने लिखा है हाफ PR के फॉर्म में, वो भी ठीक है कि आपने कांस्टेंट पार्ट को अलग लिख दिया, वेरिएबल पार्ट को अलग लिख दिया, कोई समस्या नहीं है। तो हाफ PR यहां पे हो गया, ऑप्शन सी हमने कर दिया है मार्क। हम करेंगे अपने इस स्क्रीन को क्लियर एकदम साफ और अगले प्रश्न की ओर करेंगे रुख। अब सवाल क्रमांक 23, क्या करना है आपको, डिवाइड करना है किसको p इंटू 4p स्क्वायर माइनस 12 माइनस 16 सॉरी, तो p इंटू 4p स्क्वायर माइनस 16 को कौन डिवाइड कर रहा है सर, इनको डिवाइड करने हैं आदरणीय 4p इंटू p माइनस 2g। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, पहला स्टेप सर न्यूमरेटर में मुझे p और डिनोमिनेटर में p दिखा है तो सबसे पहले मैं वो कैंसिल कर दूंगा, लेकिन उससे भी पहले मैं जो हमारा न्यूमरेटर है वहां पे p के साथ जो ब्रैकेट के अंदर है ना वहां से 4 कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे p स्क्वायर में से आपने 4 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, केवल p स्क्वायर बचेगा। 16 में से आपने 4 हटा लिया तो केवल 4 बचना चाहिए। क्यों सर, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, बाहर निकालेंगे तो डिवीजन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p इंटू 4 इंटू पी स्क्वायर माइनस 4, और नीचे आपके पास बच गया 4p इंटू p माइनस 2, p से p कैंसल, 4 से 4 कैंसल। तो अब हमारा सवाल घट के रह गया
पी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन पी माइनस 2। अब यहां पे विचार करने वाली, सोचने वाली बात यह है कि क्या यहां पे इसके आगे कुछ और गणित के नियम लगा पाना पॉसिबल है? क्या हमारे लिए कोई और मैथमेटिकल रूल लगाना, कोई और प्रॉपर्टी, कोई और आइडेंटिटी यूज करना पॉसिबल है? लेट्स सी। चलिए हम क्या लिख रहे हैं, मैं जो न्यूमरेटर है उसको लिख रहा हूं पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, क्योंकि जितना गणित मुझे आता है 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो मैं 4 की जगह 2 स्क्वायर लिख सकता हूं। भाई एक का नाम है गोलू, घर का नाम है सपोज रमेश, तो आप घर में बुलाते हो गोलू, बाहर बुलाते हो रमेश, कुछ भी बुलाओ, आप उस व्यक्ति को तो बुला ही रहे हो। तो भाई 4 लिखो या 2 स्क्वायर लिखो, बात तो बराबर ही, क्योंकि वैल्यू तो बराबर ही है, चीज तो सेम ही है, और p माइनस 2। लेकिन ये करने के पीछे मेरा कारण क्या था? सर ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा, जो कि होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे आप सॉरी p माइनस 2 इंटू पी प्लस 2। ये क्या हुआ? ये आपने आइडेंटिटी का यूज करके, उसको इस्तेमाल करके अपने सवाल को थोड़ा सा अपने पक्ष में बदल दिया। अब p माइनस 2 हो जाएंगे कैंसिल, तो आपका उत्तर होगा p प्लस 2। कितना होगा उत्तर? p प्लस 2। मतलब ऑप्शन सी पे हम करेंगे, यहां पे एक निशान लगाएंगे जिसको हम OMR शीट में गोला बनाना कहते हैं। हमारे पास OMR शीट नहीं, तो हमने केवल टिक लगा दिया। उत्तर क्या होगा? p प्लस 2। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो सवाल क्रमांक 23 भी हो गया हमारा सॉल्व। सवाल क्रमांक 24, आपको क्या करना है? आपको 3ab और 2cd में कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 3ab को कैसे लिखते हैं सर? 3 इंटू ए इंटू बी लिख देंगे तो 3ab हो जाता है। 2cd को कैसे लिखते हैं सर? 2 इंटू सी इंटू डी लिखने पर भी 2cd बन जाता है। अब क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है? नहीं सर, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो कई बार दिखता नहीं है। अब इन दोनों में मैं लिख रहा हूं इंटू 1। सर ये किस लिए? अरे भैया कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम इंटू 1 लिख सकते हैं। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये इंटू 1 क्या कह रहा है कि दोनों में 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 1 1 हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर हो जाएगा। सॉरी। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो क्या कॉमन होता है सर? 1 कॉमन होता है, इसलिए ऑप्शन ए 1 होगा हमारा उत्तर। उसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, तो ऑप्शन ए को हम कर देंगे यहां पे मार्क और मूव कर जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए स्क्रीन क्लियर, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अब सवाल क्रमांक 25 है हमारा, एन इरेड्यूसिबल फैक्टर ऑफ 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज। आपको इरेड्यूसिबल फैक्टर मतलब जिसको आप फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। तो देखो शुरू कहां से होगा सर? शुरू होगा 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर से। ठीक है, इसको रिड्यूसिबल फॉर्म में करना है, तो पहले इसके 3 भाग होंगे। कौन कौन से सर? एक होगा 24 नंबर स्वयं, एक होगा x स्क्वायर, एक होगा वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या आप 24 को ब्रेक कर सकते हैं? जी हां सर। कैसे ब्रेक कर सकते हैं सर? 2 इंटू 12। 12 को ब्रेक कर सकते हैं सर 2 इंटू 6, और 6 को ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3। इससे कम तो वो ब्रेक नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर को जब आप ब्रेक करेंगे तो वो होगा x इंटू एक्स। इससे रिड्यूसेबल, इससे आगे जाने का हमारे पास ऑप्शन नहीं है। यहां पे वाई स्क्वायर ब्रेक हो जाएगा y इंटू वाई। अब ये है सारे इनके रिड्यूसेबल फैक्टर्स, इरिड्यूसेबल फैक्टर्स सॉरी। अब यहां ध्यान देना, एक्स स्क्वायर को क्या हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं? यस सर। तो क्या एक्स स्क्वायर रिड्यूसेबल है? जी हां सर, बिल्कुल है, रिड्यूस कर दिया आपने। ठीक है, वाई स्क्वायर, क्या वाई स्क्वायर रिड्यूसेबल है? यस सर, वाई इंटू वाई लिख सकते हैं इसको, तो ये भी रिड्यूसेबल है। इसको भी आप फर्दर डिवाइड या फिर और छोटा कर सकते हैं। एक्स, केवल अकेला एक्स, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, ये दीन दुनिया से परे है। इसको आप ना और छोटा कर सकते हैं, हाँ इसको आप स्क्वायर करके बड़ा या क्यूब कर करके बड़ा कर सकते हैं, परंतु इसको रिड्यूस करना, इसको और ज्यादा रिड्यूस करना पॉसिबल हमारे लिए नहीं है। तो ये हो जाएगा इररिड्यूसेबल, तो हो जाएगा ऑप्शन सी एक्स। ऑप्शन डी आप देखेंगे 24x, तो 24 को ब्रेक करना पॉसिबल है। यहां पे हमने किया है, ट्री बनाया है, तो भाई साहब 24 भी क्या है? रिड्यूसेबल है, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा।
क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। व्हाट इज इररिड्यूसिबल फैक्टर इन वेरी आसान सी सिंपल सी समझने वाली लैंग्वेज कि जिसको और ज्यादा तोड़ पाना इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कल को आप x को मत बोलना कि सर एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे टूट गई, नहीं, इस तरीके से नहीं तोड़ना है। ठीक है, हथौड़ा लेके नहीं तोड़ना है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में तोड़ना है। अगर वो तोड़ना पॉसिबल है तो आप कहते हो रिड्यूसेबल, पर अगर पॉसिबल नहीं है तो आप कहते हो इररिड्यूसेबल। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 26, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर के कितने फैक्टर्स होंगे ये आपको बताना है। तो भाई a प्लस बी होल स्क्वायर को आप a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखते हैं। क्या होता है स्क्वायर का मतलब? किसी को स्वयं से मल्टीप्लाई करना। तो यहां पे एक फैक्टर हो गया a प्लस बी, दूसरा फैक्टर हो गया a प्लस बी, इसके अलावा कोई और फैक्टर पॉसिबल है क्या? सर इंटू 1 कर देंगे तो इंटू 1 तो ऐसे 50 बार कर सकते हो, तो उसको नहीं गिना जाता है। ठीक है, तो आप केवल इन दोनों को गिनेंगे। तो यहां पे मुझे दिख रहे हैं 2 फैक्टर्स, इसलिए मैं करूंगा यहां पे ऑप्शन सी को मार्क, जहां पे मुझे क्या दिख रहा है ऑप्शन में कि 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। इसी के साथ हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 27, फैक्टराइज फॉर्म ऑफ 3x माइनस 24। बेहद ही आसान एवं सरल सा सवाल है ये, आपको फैक्टराइज करना है। तो 3x को आप लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स, 24 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 8। दोनों में से जब आप 3 को ले लेंगे कॉमन तो आपके पास क्या बचेगा? केवल x माइनस 8 बचेगा। क्या बचेगा? केवल x माइनस 8। तो आप क्या करोगे? 3 लोगे कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 8। ये हो गया आपका फैक्टराइज फॉर्म, जहां पे आपने आपके असल सवाल को 2 चीजों के गुणा के रूप में लिखने का प्रयास किया है। तो जवाब क्या है? 3 इंटू एक्स माइनस 8, अर्थात ऑप्शन बी। उस पे आप करेंगे अपने उत्तर को चिन्हित और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए सवाल क्रमांक 28, अब की बार पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर्स। तो कैसे निकालोगे फैक्टर्स? सर एक्स स्क्वायर माइनस 4 कहीं देखा और सुना हुआ लग रहा है। जी हां बिल्कुल, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जी हां बिल्कुल सर। और इसको आप जब कंपेयर करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तो आपको आपके 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे। क्या होंगे वो 2 फैक्टर्स? सर एक होगा x माइनस 2 और दूसरा होगा x प्लस 2। तो हमारे 2 फैक्टर्स क्या होंगे? x माइनस 2 और x प्लस 2, जो कि है ऑप्शन बी। जो कि बाकी सारे ऑप्शन में जो साइन उन्होंने यूज किए हैं प्लस और माइनस के, वो गलत हैं। केवल ऑप्शन बी में उन्हें सटीक तरीके से उपयोग किया गया है। लेकिन सर यहां पे हो रहा है मल्टीप्लीकेशन, वहां लगा है कॉमा, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे सवाल में देखो क्या पूछ रहा है, फैक्टर्स पूछ रहा है। तो ये दोनों अलग अलग फैक्टर्स है, हालांकि इनको मल्टीप्लाई करने पे आपका जवाब मिल रहा है। उदाहरण के तौर पे भाई जो 12 है, जो 12 है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सर 4 इंटू 3 करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल, तो इसके जब आप फैक्टर्स लिखोगे, आप लिखोगे कितना? सर हम लिखेंगे 4,3, क्योंकि 4 भी उसका फैक्टर है और 3 भी फैक्टर है, तभी तो दोनों को मिला के 12 बन रहा है। ठीक उसी तरीके से यहां पे भी वेरिएबल्स के साथ भी इन दोनों को मिला के बन रहा है हमारा सवाल, परंतु ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल स्वयं में एक फैक्टर है। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। सवाल क्रमांक 28 हो गया हमारा सॉल्व। सवाल क्रमांक 29 पूछ रहा है आपसे कि आपको डिवीजन डिवीजन या फिर भाग करके बताना है। तो माइनस 27 एक्स स्क्वायर वाई है और इसको आप डिवाइड कर रहे हैं माइनस 9 एक्स वाई से। क्या करोगे? सर इसके छोटे छोटे फैक्टर्स को हम पता लगाएंगे। तो माइनस 27 होगा माइनस 9 इंटू 3, ठीक है, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स इंटू एक्स और साथ में हो जाएगा एक वाई। इसको भी आप डिवाइड करेंगे माइनस 9 इंटू एक्स इंटू वाई से। माइनस 9 कैंसल, एक्स एक्स कैंसल, वाई वाई कैंसल। आपका जवाब बचेगा केवल 3x बच रहा है न्यूमरेटर में।
डिनोमिनेटर में सब कुछ कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, तो नीचे वहां पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा उत्तर यहां पे होना चाहिए ऑप्शन क्रमांक डी, जो है 3x के बराबर। तो इसी के साथ यह प्रश्न भी हो गया है समाप्त। हम करेंगे अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान। सवाल क्रमांक 30, प्रश्न क्रमांक 30 क्या बोल रहा है आपसे कि आपको वैल्यू बतानी है यदि आपने क्या किया है, यदि आपने 2x² + 4 को 2 से डिवाइड किया है तो। अब यदि आपके मन में उमड़ गुमड़ के ये विचार आ रहा है कि यहां से 2 और 2 को कैंसिल कर देंगे, तो प्रभु मेरी आपसे विनती है कृपया ऐसा ना करें, मेरे हाथ से ये कलम छूट जाएगी, मुझे चक्कर आ जाएंगे और मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसा करने पे गणित को बहुत बुरा लगेगा, ऐसा न करें, ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए एवं गणित के लिए हानिकारक है। तो सर इसको फिर कैसे सॉल्व करना है, जब तक चीजें ऊपर मल्टीप्लीकेशन में ना हो, मतलब ऊपर या नीचे मल्टीप्लीकेशन में ना हो, तब तक आप कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकते। तो ऊपर आप लेंगे सबसे प्रथम सर्वप्रथम 2 कॉमन, तो आप जब यहां पे 2 कॉमन ले लेंगे तो x² के पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो केवल x² + 4 था उसमें से 2 आपने निकाल लिया, तो जब आप डिवाइड करेंगे 4 को 2 से कितना बचेगा, 2 बचेगा, होल डिवाइड बाय 2। अब क्योंकि चीजें मल्टीप्लीकेशन में है, अब आप इस 2 और इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं और आपका अंतिम उत्तर आना चाहिए x² + 2। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। क्या दोनों वाले डिवीजन में, गलत डिवीजन और सही डिवीजन में फर्क समझ में आया? यस सर। तो आपका उत्तर होगा x² + 2, ऑप्शन बी आपने कर लिया है मार्क। अब करेंगे हम स्क्रीन साफ करने के बाद अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान। सवाल क्रमांक 31, फिर से आपको डिवाइड करना है। अब की बार है क्या, अब की बार है 3x² + 9x, 3x³ + 9x², ठीक है। तो यहां हो जाएगा 3x³ + 9x² + 27x और होल डिवाइड बाय 3x। अब भाई फिर से 3 से 3 कैंसिल, x से x कैंसिल मत कर देना प्लीज, मेरी तबीयत दूसरी बार खराब हो जाएगी। यहां ध्यान देना, जब भी आप डिवाइड कर रहे हैं, एक बात मुझे बताइए, 3x तीनों को डिवाइड कर रहा है ना? यस सर। तो आप किसी एक से कैसे कैंसिल करेंगे, वो तो गलत बात हो जाएगी ना? जी हां सर बिल्कुल। तो इसीलिए जब भी आप कैंसिलेशन कुछ करना चाह रहे हैं तो पहले तीनों में से कॉमन लिए, जो भी चीजें कॉमन है। जब तीनों में से कॉमन आ जाएंगी तो मतलब तीनों ने अपने अपने तरफ से कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब आप डिवाइड कर लीजिए उस कॉमन वाले चीज को। उदाहरण के तौर पे यहां पे मैं 3x कॉमन ले रहा हूं। अब 3 आपने लिया कॉमन, x लिया कॉमन, कितना बचेगा, केवल x² बचेगा। यहां पे आपने 3 कॉमन लिया, 9 था, 3 निकाल लिया बाहर तो केवल 3 बचेगा। x² में से एक x आ गया बाहर तो आपके पास केवल x बचेगा। यहां पे भी 27 में से आप ले लेंगे 3 कॉमन तो आपके पास केवल 9 बचेगा और एक पूरा का पूरा x जो था वहां पे वो भी बाहर आ चुका है, तो यहां पे आ जाएगा 3x। अब आप चाहें तो 3x को कैंसिल कर सकते हैं। आपका उत्तर होगा x²। फिर से विशेष सूचना, जब आप कॉमन ले रहे हैं तब आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं कि 27 में से 3 माइनस करेंगे तो 24 आएगा। आप डिवीजन कर रहे हैं, 27 को 3 से डिवाइड किया तो अंदर 9 आया, ठीक है। तो आपका उत्तर x² + 3x + 9, जो कि हूबहू मेल खा रहा है ऑप्शन डी से। तो ऑप्शन डी पे बनाइए गोला और आगे बढ़ जाइए भोला। चलिए सवाल क्रमांक 32, द वैल्यू ऑफ a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इज। क्या बोल रहा है आपसे कि यदि a + b का होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर को जोड़ दिया जाए तो आपका उत्तर क्या होगा। देखिए अभी कुछ बोल पाना थोड़ा मुश्किल है, हम क्या करेंगे, हम पहले आइडेंटिटी को यूज करके इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, उसके बाद शायद हमारे मन में कुछ अच्छे विचार आ पाए। तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² + 2ab + b²। यस सर। व्हाट इज a - b का होल स्क्वायर, जोर से बोलो, जय माता दी, नहीं आंसर बोलना है। a - b का होल स्क्वायर कितना होगा सर, a² - 2ab + b²। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको। अब देखो कौन किससे कैंसिल हो रहा है सर, 2ab सेम है इसलिए वो हो जाएंगे, प्लस माइनस है तो कैंसिल। अब क्या बचेगा सर, 2 बार बच गया a² और 2 ही बार बच गया b²।
तो अब आपका उत्तर होना चाहिए 2a² प्लस 2b²। आपकी परीक्षा में कई बार ऐसा हो सकता है कि टीचर आपके यहां पे 2 कॉमन लेके केवल अंदर a² प्लस b² भी लिख दे एक ऑप्शन के तौर पे। तो घबराना नहीं है, केवल अपने आपने जो भी गणित किया उस पे संयम रखना है एवं थोड़ा सा अकल लगा के अपने ऑप्शन को मैच करना है। तो अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो भी आपका जवाब सही होगा। चलिए हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और करेंगे अगले प्रश्न की ओर रुख। सवाल क्रमांक 33 है हमारा। आपको अब की बार उल्टा करना है। पिछली बार एडिशन था, इस बार सब्ट्रैक्शन करना है। किसका? a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का। कैसे करोगे सर? a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर तो हमें पता है। व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर? यही होता है। यस सर। व्हाट इज a माइनस बी होल स्क्वायर? सर ये होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। लेकिन इसको मैंने फिलहाल ब्रैकेट में किया है बंद क्योंकि आगे है माइनस साइन, तो इससे भी हमें जूझना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b² एज इट इज। ये माइनस साइन जब बाहर से अंदर जाएगा तो माइनस a² प्लस 2ab माइनस b² कर देगा हमारे बाकी तीनों टर्म्स को। यहां पे अब a² कैंसिल, b² कैंसिल, 2ab दो बारे तो हो जाएगा 4ab हमारा उत्तर। तो ऑप्शन ए 4ab होना चाहिए हमारा जवाब। इसी के साथ ये सवाल भी हो जाता है हमारा सॉल्व। हम करेंगे एक और बार स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पड़ाव की ओर। अगला पड़ाव है हमारा आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि है हमारी एकदम अच्छी फुल्ली फंक्शनल स्मूथ रनिंग वेबसाइट के बारे में, जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का कंटेंट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जैसे YouTube पे हमारे बहुत सारे वीडियोस है, तो कई बार आपके काम के वीडियोस खो जाते हैं या फिर आपको आसानी से नहीं मिलते। यहां पे आपकी वो समस्या सॉल्व हो जाती है, क्योंकि आप अपनी क्लास से संबंधित जो भी क्लास आप पढ़ना चाहते हैं उसके टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे जो भी हमारे लेक्चर, जो भी हमारे सेशंस बने हुए हैं उसका डिटेल्ड एकदम रिपोर्ट मिल जाएगा कि यहाँ पे इस क्लास में ये सेशंस बने। उदाहरण के तौर पे अगर आप एग्जाम्पलर पढ़ना चाहते हैं तो आप 6, 7, 8, 9 जिस भी क्लास के एग्जाम्पलर पढ़ना चाह रहे हैं उस क्लास के वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे। आपको चैप्टर वाइज लिस्ट, हर एक चैप्टर के अंदर कितने सेशन है उनकी पूरी जानकारी एक ही जगह पे मिल जाएगी। साथ ही साथ इनका ड्यूरेशन भी दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ड्यूरेशन के हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं कि आज आपको कितनी पढ़ाई करनी है। बस करना क्या है, यहां पे आके वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है तो हमारे सेशंस कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएंगे, जस्ट लाइक यूट्यूब। कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक डिफरेंस जो कि अच्छा है यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे ना एडवर्टाइजमेंट आते हैं ज्यादा, ना ही यहाँ पे कोई और डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कि भाई साहब आपका कोई नोटिफिकेशन आ गया, कोई कॉमेडियन का वीडियो आ गया तो आप वो देखने लग गए। तो वैसा कुछ होने के यहाँ पे जो आपसे गलती हो जाती है, एकदम निर्दोष है आप, फिर भी आपसे वो गलती हो जाती है, वो यहाँ पे नहीं होगी। और यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी मोर वीडियोस में। और आपको अगला वीडियो देखना है तो वो भी हमने आपके लिए एकदम स्मूथ कर दिया है, बस आपको एक बटन दबाना है नेक्स्ट वीडियो का और आपका काम हो जाएगा। इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। तो इस सेशन में हमने क्या किया बेसिकली, तो हमारे जो यूनिट 7 है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, उसके एमसीक्यू सवाल थे अराउंड 33, उन्हें हमने सॉल्व करने का प्रयास किया। उन सारे सवालों को सॉल्व किया, कॉन्सेप्ट्स को लर्न किया और अपने आप को स्ट्रांग बनाया इन मैथमेटिक्स। अगले सेशन में हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, जहां पे हम फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स को कवर अप करेंगे। आपको क्या करना है, एक छोटा सा होमवर्क करना है। ये सारे क्वेश्चन जो आपने अभी मेरे साथ सॉल्व किए, इसको एक बार अकेले बैठकर स्वयं से भी सॉल्व करना है, उससे आपकी तैयारी हो जाएगी एकदम परफेक्ट। बाकी एक और छोटा सा होमवर्क है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड यस वीडियो को शेयर करना है, बिकॉज जितना ज्यादा ज्ञान बांटोगे उतना ज्यादा ज्ञान आपका बढ़ेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।